जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। देखिए, आप लोग यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में यदि आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री अध्याय 3 के पहले भाग को कंप्लीट किया और आज भाग सेकंड करने वाले हैं। अध्याय 3 में आपने देखा होगा एक चार्ट है, एक तालिका है और उसमें दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी गई है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक-एक करके हम उनको समझेंगे और फिर अध्याय 3 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न हैं सीटेट के लिए, उनको भी करेंगे। तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देख सकते हैं आप चैनल पे। और आज अध्याय 3 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा, ताकि आप जितने अधिक लोगों तक इसे शेयर करिएगा उससे मोटिवेशन बनता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का आदमी प्रयास करता है। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। आज 21 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं अध्याय 3 से। उससे पहले जो तालिका है उसके बारे में थोड़ा-सा हम समझते हैं क्या दिया है उसमें। तो देखिए मेरे भाई, तालिका में तोमर और चौहान वंश के बारे में सबसे पहले दिया है और बताया गया ये है, ध्यान रखिएगा, इन सब बातों को भी याद रखिएगा कि तोमर वंश में एक राजा हुए अनंग पाल, जो 1130 से 1145 के बीच रहे। उन्होंने तोमर वंश के इस शासक ने दिल्ली शहर की स्थापना की और इसका नाम देहली रखा, ठीक है ना? दिल्ली इस समय एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था, जहां देहलीवाल नामक सिक्के ढाले जाते थे। ध्यान रखिएगा, ये तोमर और चौहान वंश के समय की बात है जब देहलीवाल नामक सिक्के दिल्ली में ढाले जाते थे। और अनंग पाल के समय ही जो दिल्ली था वो वाणिज्यिक केंद्र बना, एक वाणिज्यिक केंद्र की राजधानी बनी, ठीक है ना? और फिर अनंग पाल जो आपके तोमर वंश के शासक हुए, उसके बाद आता है चौहान वंश, ठीक है ना? चौहानों ने तोमर को हरा करके और फिर चौहान वंश की स्थापना की और उसमें एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान। 1175 से 1192 के बीच वह चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने खजुराहो, महोबा और गुजरात के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है मोहम्मद गौरी के साथ, और मोहम्मद गौरी के साथ पहला तराइन का युद्ध होता है 1191 में। ध्यान रखिएगा, पहला तराइन का युद्ध कब होता है? 1191 में। यह तराइन का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें 1191 में प्रथम तराई के युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। इसके तुरंत बाद अगले साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और यहीं से मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त होता है और पहला शासक बनता है मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम होता है, नाम होता है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना करता है, ठीक है ना? और 1206 से 1210 के बीच वह भारत में मुस्लिम शासन के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो महत्वपूर्ण निर्माण है वह है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो अजमेर में सॉरी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उन्होंने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी, ठीक है ना? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था एक सूफी संत था, उसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। और एक पोलो यानी जो चौगान होता है, खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? लाहौर में। और लाहौर में ही उसकी मकबरा बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अगला है, अगले अगर शासक की बात करें तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात है, जो 1210 से 1236। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसने क्या किया? अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। आप जानते हैं, जो
गुलाम था कौन? आपका अ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लाहौर में था, और लाहौर में ही चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, आपने अभी पढ़ा। उसी लाहौर से राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया जाता है, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है ना? और उसने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। अभी आपने पढ़ा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने निर्माण शुरू करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन कंप्लीट किसने कर पाया? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक दो सिक्के चलवाया इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चांदी का टंका, टंका किसका था? चांदी का। और तांबे का जीतल, ठीक है ना? टंका और जीतल नाम का दो सिक्का चलवाया। जो टंका था वो चांदी का था, जो जीतल था वो तांबे का था। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले बात करें अगर रजिया सुल्तान के बारे में, तो 1236 से लेकर 1240 के बीच की बात है। वह दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। वह एक महान प्रशासक और न्यायप्रिय शासिका थी, जिन्होंने दरबार में समानता को बढ़ावा दिया, ठीक है ना? इसके बारे में कहा जाता है कि एक इतिहासकार था मिन्हाजे सिराज करके, उसने इसके बारे में लिखा था कि ये अपने भाइयों से काफ़ी योग्य थी, चूँकि महिला होने के नाते इसकी जो क्षमता थी उसे दबा दिया गया, ठीक है ना? बात क्लियर हो रहा है? अब बात करें गयासुद्दीन बलबन की, तो 1266 से 1287 की बात है। उसने रक्त और लौह की कठोर नीति अपनाई, आंतरिक विद्रोहों को दबाया और मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की। उसने सुल्तान की दैवीय सत्ता के सिद्धांत पर जोर दिया, ठीक है? इसके बाद गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश में अगर सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी की बात होती है, जो 1290 से 1296 के बीच शासन करता है। और खिलजी वंश की स्थापना करता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना? उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से मार डाला, ठीक है ना? जलालुद्दीन खिलजी को किसने डाला? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के बीच वह अपनी बाजार नियंत्रण नीति, सैन्य सुधारों के लिए जाना जाता है। उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा जैसे राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद बात करते हैं अगर, तो तुगलक वंश की बात आती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से लेकर 1324 उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। उसके बाद अगला शासक है मोहम्मद तुगलक, जो 1324 से लेकर 1351 अपनी योजनाओं जैसे राजधानी परिवर्तन करना, जैसे दिल्ली से देवगिरी, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की विफलता के कारण उन्हें एक विलक्षण शासक माना जाता था, ठीक है ना? इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक शासनकाल है। उन्हें लोक निर्माणकारी कार्यों जैसे नहरों, अस्पतालों, नए शहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। बात करें अगर सैयद वंश के बारे में, तो सैयद वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है खिरिज खां, जो 1414 से लेकर 1421 तक शासन करता है। उसने दौलत खां लोदी को हराकर सैयद वंश की स्थापना की और रैयत ए आला की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की? खिरिज खान ने। उसके बाद लोदी वंश की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण शासक होता है बहलोल लोदी, जो 1451 से 1489 तक शासन करता है, और वह अफगान मूल के लोदी वंश के संस्थापक था, ठीक है ना? वह में अफगान मूल के लोदी वंश का संस्थापक था। उसने जौनपुर पर विजय प्राप्त की और आंतरिक विद्रोहों को सफलतापूर्वक दफन करता है। अगर बात करें कि कौन से शासक ने किन महत्वपूर्ण चीज़ों को बनवाया, किन स्मारकों को बनवाया, तो बात करें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में एक है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में, ठीक है ना, राजस्थान में स्थित एक मस्जिद,
जिसे एक संस्कृत कॉलेज की जगह पर बनाया गया था। किस कॉलेज की जगह पे? संस्कृत कॉलेज की जगह पे बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला बात करें स्मारक की कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो है कुतुब मीनार, जिसे शुरू करवाया, प्रारंभ करवाया किसकी याद में? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है ना। इस निर्माण को शुरू करवाया था, ठीक है। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्माण है, जिसमें कुतुब मीनार है। तो उसने क्या किया, इस कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया, यानी जो निर्माण शुरू हुआ था उसको पूरा करवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित भारत का पहला मकबरा है, उसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। अगले अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर में स्थित प्रवेश द्वार, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। फिर अगर बात करें अगले स्मारक की, तो सीरी का किला, जो मंगोलों से सुरक्षा के लिए दिल्ली के पास बनवाया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी का ही देन था, ठीक है। अगला बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो तुगलकाबाद का किला है, जो दिल्ली में स्थित एक विशाल किले की अवशेष है, वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और फिर फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें, तो फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम है, जो दिल्ली में स्थित प्राचीन किला और स्टेडियम, उन्होंने कई शहरों जैसे हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर जैसे शहरों की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। तो ये रहे आपके तालिका से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो जरूरी थे आपके लिए जानना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न के साथ जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं इस अध्याय से, उन प्रश्नों की सीरीज, हम 20 प्रश्न की सीरीज लाए हैं विथ व्याख्या के साथ, जो कंप्लीट पूरा व्याख्यात्मक हल के साथ। और आइए देखते हैं, पहला ही प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में सिक्कों का क्या महत्व था? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में जो सिक्के थे उनका क्या महत्व था। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। सिक्कों पर केवल राजा का चित्र होता था। सिक्कों यानी जो देहलीवाल पर मौजूद अभिलेखों से तत्कालीन आर्थिक स्थिति और शासकों के कालक्रम की जानकारी मिलती थी। ये चारों विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही विकल्प की पहचान करिए। देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी सही होगा, यानी सिक्के जो होते थे, यानी जो देहलीवाल होता था, उस पर मौजूद अभिलेखों से तत्कालीन आर्थिक स्थिति और शासकों के कालक्रम की जानकारी प्राप्त होती थी। यही ऐतिहासिक स्रोत, यही महत्व थे सिक्कों के, दिल्ली सल्तनत के सिक्कों के यही महत्व थे, ठीक है ना। देखिए, 12वीं से 13वीं शताब्दी के जो सिक्के होते थे, जिन्हें देहलीवाल कहा जाता था, 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के जो सिक्के थे उन्हें देहलीवाल कहा जाता था। इस पर सुल्तानों के नाम, उपाधि और वर्ष अंकित होते थे, जो इतिहासकारों के लिए कालक्रम निर्धारित करने में प्राथमिक स्रोत का काम करते थे, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। कथन है, मिन्हाज ए सिराज के अनुसार रजिया का शासन ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध था। कारण है कि मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में आदर्श समाज का आधार पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग भेद और जन्म सिद्ध अधिकार था। तो अब आपके सामने 4 विकल्प है, चारों विकल्प पढ़िए और बताइए कि कौन से कथन सही होंगे। तो देखिए मेरे भाई, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि विकल्प ए सही होगा, यानी ए और आर दोनों बार ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब ये हुआ कि मिन्हाज ए सिराज जो था वो रजिया का शासन ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध था, ऐसा उसके अनुसार माना जाता था मिन्हाज ए सिराज के द्वारा, ठीक है। और मिन्हाज ए सिराज ने माना कि जो रजिया सुल्तान थी वो अपने सभी भाइयों से सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट शासिका थी। अब चूंकि महिला होने के नाते उसे उतना महत्व नहीं दिया गया, ठीक है ना। दूसरा कारण, अब कारण जो है, मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में आदर्श समाज का आधार जो था वो पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग भेद और जन्मसिद्ध अधिकार था। तो कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो मेरे भाई विकल्प ए ठीक हो जाएगा, आपके लिए ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मिन्हाज ए सिराज जो एक इतिहासकार था, ठीक है, उसका मानना था कि महिलाओं का जो शासन होता है पुरुषों के अधीन होने की ईश्वरीय रचना के खिलाफ है, क्योंकि जन्म से ही पुरुष शासन करने के लिए श्रेष्ठ माने जाते थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों ने गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, दोआब के जंगलों को साफ क्यों करवाया था? तो देखिए, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्रों के जंगलों का साफ करवाने का जो कारण था वो कृषि के विस्तार और भीतरी प्रदेश की रसद आपूर्ति की सुगम बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के जंगलों को साफ करवाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुक्ति द्वारा
ठीक है ना। मुक्ति द्वारा वसूले गए राजस्व की जांच के लिए सुल्तान द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे? तीन कथन आपके साथ सामने है, तीनों में सही कूट बताना है। सुल्तान द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे, किसके लिए? मुक्ति द्वारा वसूले गए राजस्व कर की जांच करने के लिए। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति केवल राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। मुक्ति को सैनिकों की निश्चित संख्या रखने के लिए बाध्य किया जाता था। कौन से कूट सही हैं? आपके सामने चार विकल्प हैं, बताइए। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें विकल्प डी सही होगा, यानी पहला कथन, दूसरा और तीसरा तीनों बात ठीक है। यानी मुक्ति सुल्तान द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, सुल्तान द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, भी बात ठीक है। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति केवल राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, और मुक्ति को सैनिकों की निश्चित संख्या रखने के लिए बाध्य किया जाता था। ये तीनों कथन सही है। देखिए, सुल्तानों को डर था कि कहीं मुक्ति जो है वो स्वतंत्र होकर अपना राजस्व छिपा सकते हैं, इसलिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और सैनिकों की संख्या की सख्त जांच की जाती थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, बाजार नियंत्रण नीति, इसका मुख्य कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही होगा, यानी व्यापार को पूरी तरह खत्म करना इसका मुख्य कारण था। ठीक है ना। एक बड़ी सेना को नगद वेतन देना महंगा था। ठीक है, इसलिए अलाउद्दीन ने वस्तुओं के दाम तय कर दिए ताकि सैनिक कम वेतन में ही अपना निर्वाह कर सके। अगला प्रश्न है, मोहम्मद मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा क्यों विफल रही? बताइए। तो देखिए, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा इसलिए विफल रही क्योंकि लोगों को नई मुद्रा पर भरोसा नहीं था, और उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के बचाकर जाली मुद्रा से कर चुकाना शुरू कर दिया। इसलिए सांकेतिक मुद्रा जो थी वो विफल रही। ठीक है ना। जो सांकेतिक सिक्के तांबे और पीतल के थे, जिन्हें बनाना आसान था, लोगों ने घर घर में जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हुई? चरमरा गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मस्जिद केवल प्रार्थना स्थल नहीं थी, बल्कि क्या थी? यह मुसलमानों के बीच भाईचारे और समुदाय की भावना पैदा करने का स्थान भी हुआ करता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में चराई कर और घरी कर, ध्यान रखिए, चराई कर और घरी कर क्यों लगाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, यह विकल्प बी सही होता है, यानी राजस्व के स्रोतों को बढ़ाकर युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए चराई कर और घरी कर लगाए गए थे। ठीक है ना। देखिए, खिलजी ने राजस्व व्यवस्था को बहुत सख्त बनाया और कृषि के अलावा मवेशियों पर चराई कर और घरों पर भी कर लगा दिए गए थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? गलत कथन आपको बताने हैं, बताइए गलत कथन कौन से हैं। तो देखिए, जो गलत कथन है वो विकल्प बी होंगे। उसने अपने अभिलेखों में स्वयं को अपने पिता की बेटी के रूप में अंकित करवाया, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी वह दिल्ली की पहला महिला सुल्तान थी, ये भी ठीक है। वह 1236 में सिंहासन पर बैठी और 1240 में हटा दी गई, ये भी बात ठीक है। और उसने पुरुषों की तरह कपड़े पहनना और घोड़े पर घोड़सवारी करना शुरू किया, ये भी बात ठीक है। तीनों कथन ठीक है, केवल एक कथन गलत है, जो सही विकल्प होता है आपका। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान की डाक व्यवस्था के दो प्रकार कौन से थे? तो देखिए, ये जो दो प्रकार थे वो थे अश्व डाक यानी उलूक और पैदल डाक यानी दावा। ये दो डाक व्यवस्था थी इब्न बतूता के अनुसार। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, खराज कर की दर उपज का 50% निर्धारित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? यानी खराज कर की दर उपज का 50% निर्धारित करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? तो वह था अलाउद्दीन
खिलजी, ध्यान रखिएगा कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो सुल्तानों के शासनकाल में अमीर का पद मुख्य रूप से किसे मिलता था? तो ध्यान रखिए, जो सुल्तान के पुराने गुलाम होते थे या प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों से होते थे, उन्हें ही अमीर का पद मिलता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण के लिए सेना क्यों जुटाई थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह अपना साम्राज्य मध्य एशिया तक फैलाना चाहता था, इसलिए सेना जुटाई थी, ठीक है ना। ये सभी आपके एनसीईआरटी क्लास 7 से लिए गए हैं प्रश्न, इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसलिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मुफ्ती की क्या भूमिका होती थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह एक न्यायविद होता था, ठीक है ना, जो इस्लामी कानूनों की व्याख्या करता था, मुफ्ती, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, गुलबन बेगम या अमीर खुसरो जैसे लेखकों ने इतिहास लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वह किए थे फारसी भाषा का प्रयोग। किसका प्रयोग किए थे? फारसी भाषा का। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत की सीमा पर कब आक्रमण किया था जिससे सुल्तानों की चिंता बढ़ गई थी? तो 1219 में आक्रमण किया था चंगेज खान, ट्रांस आक्सियाना जो आधुनिक उज्बेकिस्तान पर 1219 में हमला किया, जिसके बाद भारत पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों ने अभिजात वर्ग में बदलाव क्यों किए? तो यह किए ताकि पुराने अभिजात वर्ग सुल्तान के प्रति वफादार नहीं थे, और दूसरा, नए सुल्तान अपने भरोसेमंद लोगों को और गुलामों को ऊंचे पदों पर बिठाना चाहते थे, इसलिए दोनों विकल्प सही, दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है 39, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रशासनिक जटिलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो वह था उसकी योजनाएं, जैसे राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा व्यवहारिक नहीं थी और जनता में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी, यही कारण था उसके प्रशासनिक जटिलता का, ठीक है ना, विफलता का। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन समाज में लिंग भेद की धारणा का क्या अर्थ था? तो यह अर्थ था यह मानना कि स्त्रियां जैविक और सामाजिक रूप से पुरुषों के अधीन हैं, यह मानना लिंग भेद की धारणा थी, ठीक है ना। तो ये रहे आपके कुल 40 प्रश्न, जिसमें आपने कल 20 प्रश्न पढ़ा था, बचे जो आज 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसी के साथ आपके अध्याय 3 कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हिस्ट्री क्लास 7 एनसीईआरटी के अध्याय 4 को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत जल्दी हम लोग इसे भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज का क्लास इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।